जो इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो उसके एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था पहले कि इट कैन इन्फ्लुएंस द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलेट की एसिडिटी किस पे डिपेंड करती है? जो एसिटेट आयन बनता है इसकी स्टेबिलिटी पे। ठीक है, एसिड आयन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे। अगर देखो जिसमें एक क्लोरीन लगाया वो थोड़ा ज्यादा एसिडिक हो गया, दो क्लोरीन, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दी और एसिडिक हो गया, तीन लगा दिए तो और ज्यादा एसिडिक हो गया। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से एसिडिटी बढ़ेगी। सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे, जैसे यहाँ लगा रहे हो देखो, एक CH3 लगाओगे तो एसिडिटी कम हो जाएगी, दो CH3 लगाओगे और कम हो जाएगी, तीन CH3 लगाओगे और कम हो जाएगी। तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे उससे एसिडिटी कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये था रीजन, ये फाइनल कंक्लूजन था कि नॉर्मल एसिटिक एसिड है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे तो एसिडिटी घट जाएगी। ठीक है, अब एक एप्लीकेशन और पढ़ते हैं इसी का हम, सेकेंड एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस, इंडक्टिव इफेक्ट influences the stability of carbocations। तो कार्बोकेटाइंस में जैसे हम सिंपली एक ले लेते हैं, मिथाइल केटायन है, CH3 पे पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज व्हाट, दिस इज मिथाइल केटायन। ठीक है, ये मिथाइल कार्बोकेटायन है या मिथाइल केटायन। कार्बोकेटायन क्यों बोलते हैं इन्हें? कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो मिथाइल कार्बोकेटायन बोल सकते हैं इसे, या मिथाइल केटायन भी बोल सकते हैं सिर्फ। ठीक है, अब अगर इस CH3 पॉजिटिव को मैं CH2 पॉजिटिव कर दूं और एक H रिप्लेस करके उसकी जगह क्या लगा दूं, एक CH3 ग्रुप लगा दूं। CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसे। जब इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज जो है वो वीक हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वीक हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, सो दिस विल बी मोर स्टेबल देन दिस। ठीक है, तो एडिंग अ मिथाइल ग्रुप, एडिंग एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मेक्स इट मोर स्टेबल। और ये जो हो गया, ये आपका इथाइल कार्बोकेटायन हो गया। मिथाइल से क्या बन गया? इथाइल कार्बोकेटायन बन गया, इथाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, और इसको हम प्राइमरी कार्बोकेटायन भी बोल सकते हैं। प्राइमरी क्यों बोलते हैं? प्राइमरी का मतलब होता है जो आपका मेन कार्बन है, यानी जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, उससे डायरेक्टली एक कार्बन एटम अटैच्ड है, तो ये हो गया प्राइमरी कार्बोकेटायन, जिसे 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 डिग्री। ठीक है, अगर इसी के अंदर ये जो CH2 था, इसमें एक और H रिप्लेस कर दें, पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही आ गया, और उस पर क्या लगा दें, दो CH3 ग्रुप लगा दें, इधर भी CH3, इधर भी CH3, तो ये दोनों CH3 अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इसको। इसको दोनों CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज और कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, सो दिस विल बी मोर स्टेबल देन दिस। अब ये 3 कार्बन का कार्बोकेटायन हो गया ना, तो इसे बोलेंगे प्रोपाइल कार्बोकेटायन। प्रोपाइल नहीं बोलेंगे एक्चुअली, आइसोप्रोपाइल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो मिडल वाले कार्बन पे है, तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। आइसो तब लगता है जब सेकंड लास्ट कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या फिर पॉजिटिव चार्ज कुछ भी होता है, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, या ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि इसमें क्या है, जो मेन कार्बन एटम है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, उससे डायरेक्टली दो कार्बन एटम्स अटैच हैं, 1 2, दो कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच हैं, इसलिए क्या हो गया, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन हो गया। 2 डिग्री से रिप्रेजेंट किया जाता है। This is more stable because it has two electron donating groups, which decreases the charge of positive charge, which decreases the positive charge. ठीक है, इसके बाद अगर इसमें से आखिरी वाला H भी हम हटा दें, C पे पॉजिटिव चार्ज है एज इट इज,
और इस पे क्या लगा दें, 3 CH3 ग्रुप लगा दें। तीन CH3 ग्रुप लगा दिए इस पे अब, CH3 CH3 CH3। ये तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इसको, तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी और भी कम हो, पॉजिटिव चार्ज जो है वो और भी कम हो जाएगा, सो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, 3 डिग्री से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कार्बोकेटायंस में सबसे वीक, सबसे अनस्टेबल होता है मिथाइल का कार्बोकेटायन, प्राइमरी उससे ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी उससे ज्यादा स्टेबल होता है, टर्शरी उससे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसके नीचे हम लिख देंगे द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस increases as the number of methyl substituents increases. This is because of plus I effect of CH3 या methyl substituents. तो ये हो गया आपका इंडक्टिव इफेक्ट का इन्फ्लुएंस ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक हम करेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हालांकि आपने 4 चैप्टर में किया हुआ है ऑलरेडी, बट हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, और फिर रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ेंगे। तो ये दूसरा इफेक्ट है। फर्स्ट था इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड है रेजोनेंस इफेक्ट। नहीं है एक्चुअली, अभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इफेक्ट बाद में करेंगे, तो इसको अभी नंबर नहीं देते रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो डेफिनेशन वही है जो आपने पहले लिखी थी। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, वही डेफिनेशन है जो 4 चैप्टर में थी। व्हेन अ सिंगल स्ट्रक्चर या लुईस स्ट्रक्चर cannot represent a molecule accurately, a set of structures, canonical structures कहा जाता है इन्हें, canonical structures with similar energy position of nuclei, nuclei यानी atoms, atoms की position चेंज नहीं होगी, paired and unpaired, shared and unshared electrons represent the molecule, are used to represent the molecule, are used to represent the distribution of electrons, are represent the delocalization of electron, actually delocalization
of pi electrons. ठीक है, the hybrid of these structures represent the molecule accurately. तो जिसने 4th चैप्टर नहीं किया था उसके लिए एक बार बता रहा हूँ ना इसे क्या होता है। जैसे बेंजीन है फॉर एग्जांपल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। रेजोनेंस जो है इट मूव्स पाई बॉन्ड्स, जैसे इट इन्वॉल्व्स पाई बॉन्ड्स। जो इंडक्टिव इफेक्ट था वो क्या इन्वॉल्व करता था, वो सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व करता ना, सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन हो जाता था। जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं या रेजोनेंस इफेक्ट है वो पाई बॉन्ड्स को इन्वॉल्व करता है। तो बेंजीन को ऐसे बना सकते हैं जिसमें आपने डबल बॉन्ड्स की पोजीशन क्या दी है, ऑल्टरनेट दी है। ये एक पोजीशन हो गई, ठीक है, ये एक पोजीशन हो गई, ये एक पोजीशन हो गई, ये एक पोजीशन हो गई। तो 3 पोजीशन पे आपने ऐसे डबल बॉन्ड्स बना दिए। लेकिन डबल बॉन्ड्स ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी तो बनाए जा सकते हैं कि ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज है ना स्ट्रक्चर्स को बनाने की, ठीक है। इन दोनों को ही बोला जाता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक ही चीज होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली जब एक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकता तो हम एक सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। जैसे यहाँ सेट ऑफ 2 स्ट्रक्चर्स बनाया है जिनके अंदर क्या क्या सेम होता है, जिन दोनों की एनर्जी सेम होती है। क्या क्या सेम होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, सिमिलर एनर्जी, पोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई, शेयर्ड एंड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी सेम होती है, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई का मतलब पोजीशन ऑफ एटम्स सेम होती है, ठीक है। इसमें तो खैर सारे कार्बन एटम्स ही हैं, बट अगर किसी में डिफरेंट एटम्स भी हैं तो वो एटम्स भी अपनी पोजीशन पे ही रहते हैं, एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होती है। और शेयर्ड और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी बराबर रहते हैं। कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिलहाल इस केस में कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट अगर होते तो वो बराबर रहते हैं। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स के सेट को आप बोलते हो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए इनके बीच में ऐसे ये डबल हेडेड एरो बनाया जाता, ठीक है। और दोनों स्ट्रक्चर्स या तीनों जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे, फिलहाल 2 हैं इस केस में, उनको रोमन नंबर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड दिखाने के लिए ऐसे आप एक ट्रिपल लाइन बनाओगे। और हाइब्रिड कैसे बनाते हैं, जहां जहां पे डबल बॉन्ड है, जहां जहां पे डबल बॉन्ड आ रहा है वहां पे ऐसे डॉटेड लाइन बना देते हैं। सो दिस रिप्रेजेंट्स द, दिस इज द हाइब्रिड ऑफ दीज 2 स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और ये जो हाइब्रिड होता है इसको स्ट्रक्चर नंबर 3 बोल देंगे हम। यही मॉलिक्यूल को एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअल बेंजीन की जो एनर्जी है वो हाइब्रिड की एनर्जी के बराबर होती है, ठीक है। तो ये है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के अंदर एक दो चीजें पढ़नी है हमें। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी या रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, ठीक है, पहले ये समझते हैं। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस, तो वो पढ़ेंगे हम। सर थर्ड वाला हाइब्रिड, तो सर एक मिनट फिर से समझा दीजिए। देखो इन दोनों स्ट्रक्चर्स का मिक्सचर होता है बेसिकली। डबल बॉन्ड जहां जहां पे जा सकता है ना वहां वहां पे डॉटेड लाइन बना देते हैं। एक्चुअल में अगर देखें तो हमने यहाँ यहाँ डबल बॉन्ड जा सकता था, वहां हर जगह पे हमने एक डॉटेड लाइन बना दी जहां जहां पे डबल बॉन्ड बन सकता था, ठीक है। तो एक्चुअल मॉलिक्यूल ऐसा होगा हाइब्रिड जैसा, ठीक है। ना तो डबल बॉन्ड ऐसे होंगे ना ही ऐसे होंगे, वो डीलोकलाइज्ड होंगे, मूव करते रहेंगे इधर से उधर। समझ में आई बात। और हाइब्रिड की एनर्जी जो है वो लोवेस्ट होती है। एक्चुअल मॉलिक्यूल को यही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं ये बताते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं, उनकी पॉसिबल सारी पॉसिबल पोजीशंस को डिटरमाइन करते हैं। समझ में आई बात पुनीत। यस सर। अब इसमें एक चीज लिखेंगे, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। तो रेजोनेंस एनर्जी या फिर इसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी बोला जाता है। सर 1 एंड 2 का काम क्या होता है सर, मतलब जैसे जो थर्ड है वो एक्चुअल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, एंड 1 एंड 2। 1 एंड 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स किन किन पोजीशंस पे जा सकते हैं।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी वेरियस पोजीशंस, क्या क्या पॉसिबल पोजीशंस हो सकती हैं, वो रिप्रेजेंट करता है 1 and 2। ठीक है। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं इसे, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, पाई बॉन्ड पता है ना, डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, किस किस जगह पे डीलोकलाइज हो सकते हैं, उसको बोलते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, समझ में आई बात पुनीत? यस सर। तो रेजोनेंस एनर्जी या रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द डिफरेंस इन एनर्जी, द डिफरेंस इन एनर्जी between the actual structure यानी कि हाइब्रिड and the lowest energy canonical structure। कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स लिख लेते हैं, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट हो। रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। इसका मतलब क्या है? देखो अभी जो मैंने आपको बताया ऊपर, उसके अंदर जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताए, ये मैंने बताया इन दोनों की एनर्जी, स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 2 की एनर्जी सेम होगी। अच्छे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स वही होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर 2 या 3 या 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, सबकी एनर्जी इक्वल नहीं होती। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि इक्वल एनर्जी नहीं होगी सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की। तो हमें क्या करना है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इस स्ट्रक्चर की एनर्जी, जो आपका एक्चुअल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है यानी हाइब्रिड की एनर्जी, ठीक है, माइनस द एनर्जी ऑफ लोवेस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर। मान लो 1 एंड 2 में से अभी फिलहाल इक्वल है, लेकिन अज्यूम कर लो कि 1 की एनर्जी ज्यादा है और 2 की कम है। तो जो कम एनर्जी वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, एनर्जी ऑफ स्ट्रक्चर नंबर 2, वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम किस में से, हाइब्रिड की एनर्जी में से। हाइब्रिड होता है एक्चुअल मॉलिक्यूल, एक्चुअल मॉलिक्यूल की एनर्जी में से, एक्चुअली उल्टा कर दिया मैंने, हाइब्रिड की एनर्जी कम होगी तो हमें सब्ट्रैक्ट तो ऐसे करना चाहिए। तो हाइब्रिड की एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसमें से, लोवेस्ट एनर्जी वाले रेजोनेंस स्ट्रक्चर। लोवेस्ट एनर्जी वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर की एनर्जी भी हाइब्रिड से ज्यादा ही होती है। ठीक है, तो लोवेस्ट एनर्जी वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर, फिलहाल मैंने 2 ले लिया, जरूरी नहीं है वैसे, तो इस केस में दोनों बराबर हैं, तो 1 या 2 कोई भी ले सकता था। यहाँ पे मैंने मान लिया कि 2 की एनर्जी मान लो कम है 1 से। तो लोवेस्ट एनर्जी वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर और हाइब्रिड की एनर्जी में जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और जितनी ज्यादा आती है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी, उतना ही स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, और जितने ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे किसी चीज के, उसकी उतनी ही ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी और वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, द मोर द नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, सारे ये नहीं सिर्फ ज्यादा हो, ज्यादा होने से भी नहीं होता, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। अब इंपॉर्टेंट कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, कौन कम इंपॉर्टेंट होंगे, वो हम डिस्क्राइब करेंगे आगे। द मोर द नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट contributing resonance structures, the more is the resonance energy। तो जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ही रेजोनेंस एनर्जी होगी।
10। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है, द रेजोनेंस एनर्जी is more important when contributing structures have similar energy. ठीक है, जब सारे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी सिमिलर हो तब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेजोनेंस एनर्जी। एग्जांपल लेते हैं, जैसे बेंजीन के अंदर जो आपने दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाए, दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बने इसके 1 एंड 2, ठीक है, इसके दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बने, दोनों की एनर्जी सेम है, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह ये मॉलिक्यूल ले लूं, एक फिनॉल मॉलिक्यूल ले लूं, OH, बेंजीन पे OH लगा दूं, फिनॉल, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाऊं, अभी बना के दिखाऊंगा मैं कैसे बनते हैं। इसके 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे, लेकिन फिर भी बेंजीन ज्यादा स्टेबल है फिनॉल से कंपैरिजन में। बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि जो फिनॉल के 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ज्यादा तो है वो 4 हैं, इसके 2 हैं, लेकिन उन चारों की एनर्जी सेम नहीं होगी, ठीक है, उन चारों की एनर्जी सेम नहीं होगी, इस वजह से बेंजीन जो है वो ज्यादा स्टेबल है। तो सिर्फ ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होने से कोई मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं हो जाता, ज्यादा होने से स्टेबल होता है, लेकिन अगर दूसरा फैक्टर इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि सारे जो मॉलिक्यूल्स जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उन सबकी एनर्जी सिमिलर हो। तो रेजोनेंस एनर्जी इज मोर इंपॉर्टेंट व्हेन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैव सिमिलर एनर्जी। जो 2 पॉइंट लिखवाए इसके अंदर, प्लीज रिमेंबर दीज पॉइंट्स, दे वेरी इंपॉर्टेंट। जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे उससे भी फायदा होगा, लेकिन ज्यादा जरूरी क्या है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की एनर्जी सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, रूल्स ऑफ राइटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो अब हमें पता चलेगा कौन से रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से कम इंपॉर्टेंट होते हैं। रूल्स ऑफ राइटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को लिखने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। फर्स्ट रूल, ठीक है, फर्स्ट रूल है, द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैव सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, सेम नंबर ऑफ शेयर्ड एंड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये हालांकि डेफिनेशन में कवर हो चुका है, बट विल स्टिल राइट इट अगेन, ठीक है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैव सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई। पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई अगर किसी को याद नहीं रहेगा, तो न्यूक्लियाई का मतलब एटम्स होता है, मैं ब्रैकेट में एटम्स भी लिख देता हूँ, एटम्स की पोजीशन सेम रहनी चाहिए, ठीक है। एंड शेयर्ड एंड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड एंड, सॉरी, शेयर्ड एंड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये भी सेम रहने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमने 3 या 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए, उसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? तो अमंग द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, किसी चीज के 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, अब आपको बताना है उसमें से सबसे ज्यादा क्या सारे इक्वल एनर्जी वाले हैं, या सारे इक्वली स्टेबल है। इक्वल एनर्जी मतलब इक्वली स्टेबल है, सारे स्टेबल है, या फिर कोई ज्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल है, वो कैसे डिटरमाइन करें, ठीक है। अमंग द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, the one with what are the 4 factors, more covalent bonds, तो जिसमें ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स हो, सेकंड
all atoms with complete octet third except हाइड्रोजन ऑफ कोर्स हाइड्रोजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो हाइड्रोजन एक्सेप्शन है इसमें except हाइड्रोजन थर्ड less separation of opposite charges लेस सेपरेशन ऑफ ऑपोजिट चार्जेस का मतलब क्या होता है जैसे मान लीजिए एक स्ट्रक्चर बना हुआ है CH3 CH2 C डबल बॉन्डेड OH ये मॉलिक्यूल था इसके अंदर आपने ये उसमें से बॉन्ड तोड़ दिया इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया नेगेटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन पे ये है लेस सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इसमें एक चीज और हो सकती है कि नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाए और पॉजिटिव चार्ज यहाँ कहीं आ जाए ठीक है और ये डबल बॉन्ड हो जाए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए ठीक है ये कैसे होगा ये मैं बताऊंगा तो अब इसमें क्या हो गया नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है ये हो गया मोर सेपरेशन तो पहले वाला मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव चार्ज इसी कार्बन एटम पे था यहाँ पे था वो ज्यादा स्टेबल होगा ठीक है जिसमें लेस सेपरेशन होगा पॉजिटिव चार्जेस का दैट विल बी मोर स्टेबल अच्छा लेस सेपरेशन ऑफ ऑपोजिट चार्जेस या लेस सेपरेशन ऑफ ऑपोजिट चार्जेस को एक चीज और भी बोल सकते हैं आप एक तरीके से और इसका मतलब होता है नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम and positive charge on electropositive atom. तो लेस सेपरेशन ऑफ ऑपोजिट चार्जेस का मतलब ये है जैसे अगर यही स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्डेड OH अगर हम इस बॉन्ड को ऐसे करके तोड़ रहे हैं अगर इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ रहे हैं तो क्या होगा ये बॉन्ड हो जाएगा सिंगल O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा C पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एक तरीके से और ये बॉन्ड टूट सकता है अगर इस बॉन्ड को हम नीचे की तरफ ट्रांसफर कर दें यहाँ पर ठीक है तो O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो यहाँ देख रहे हो आप जो O है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है होना क्या चाहिए था इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था और कार्बन पे पॉजिटिव आना चाहिए था जैसे पहला हो रहा था ठीक है यानी पहले नॉर्मली जैसे हमने बॉन्ड तोड़ा था बॉन्ड तोड़ने के बाद O पे नेगेटिव आ गया था कार्बन पे पॉजिटिव ओ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज आया कार्बन रिलेटिवली कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है ओ के कंपैरिजन में कार्बन में पॉजिटिव आया दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल लेकिन अगर बॉन्ड को उल्टे तरीके से तोड़ा जाए जहां पर ओ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए ठीक है तो ये स्ट्रक्चर जो है आपका लेस स्टेबल होगा क्यों क्योंकि आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में नेगेटिव की जगह क्या लगा दिया पॉजिटिव चार्ज और रिलेटिवली जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव था उस पर नेगेटिव चार्ज लगा दिया तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए इसे कहते हैं लेस सेपरेशन ऑफ चार्जेस ठीक है एंड मोर डिस्पर्जल ऑफ चार्ज मोर डिस्पर्जल ऑफ चार्ज यानी जितने ज्यादा एटम्स पे चार्ज जा सके डिस्पर्जल ऑफ चार्ज इज मोर स्टेबल देन others. So remember this point. Among the resonance structures, the one with क्या चीज ये चार चीज the one with more covalent bonds, all atoms with complete octet, less separation of opposite charges and more dispersal of charge
is considered more stable. तो जिस मॉलिक्यूल में जिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये चारों प्रॉपर्टीज होंगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें ये चारों प्रॉपर्टीज में से एक भी दो प्रॉपर्टी, जितनी प्रॉपर्टीज मिसिंग होती जाएंगी उतना ही वो अनस्टेबल होता जाएगा। अगर एक प्रॉपर्टी मिसिंग है थोड़ा अनस्टेबल होगा, दो प्रॉपर्टी मिसिंग है थोड़ा और अनस्टेबल होगा, तीसरी प्रॉपर्टी मिसिंग है और अनस्टेबल हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये चार प्रॉपर्टीज में से प्रॉपर्टीज मिसिंग होती जाएंगी, द रेजोनेंस स्ट्रक्चर विल बिकम लेस एंड लेस इंपॉर्टेंट और अनस्टेबल। तो इसीलिए अगर सिर्फ मान लो एक चीज चार स्ट्रक्चर्स बना रही, चार रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रही है, दूसरी दो ही बना रही है, लेकिन वो दो स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं, वो चारों फैक्टर्स को फॉलो करते हैं, लेकिन जो चार स्ट्रक्चर्स हैं वो फॉलो नहीं करते, तो दो स्ट्रक्चर्स ज्यादा स्टेबल माने जाएंगे। एग्जाम्पल देते हैं हम इसके लिए, इसे समझने के लिए एग्जाम्पल देते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है, बुक का ही एग्जाम्पल है ये, एनसीईआरटी का। तो एग्जाम्पल देखिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का। क्वेश्चन नंबर 17 है ये, एग्जाम्पल 17 एनसीईआरटी। एग्जाम्पल 17, आपको ये एक मॉलिक्यूल दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CHO। इस मॉलिक्यूल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने हैं आप, और उनको अरेंज करना है इन द ऑर्डर, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा। ठीक है, पहले तो सिंपली इस मॉलिक्यूल को बना लेते हैं हम। जो इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो भी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ही काउंट होगा। तो इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर ये है CHO, क्या होता है C डबल बॉन्डेड OH। ठीक है, सबसे पहला रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं, हम ऑब्वियस चीज करेंगे, जो पाई बॉन्ड्स हैं उनको शिफ्ट करेंगे। इस वाले बॉन्ड को यहाँ ले जाएंगे, ठीक है, और इस वाले बॉन्ड को यहाँ ले आएंगे। इस वाले बॉन्ड को ऑक्सीजन पे ले आएंगे क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो CH2 का एक बॉन्ड लूज हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। तो बेसिकली ये वाला जो CH2 है, इसके अब बॉन्ड्स कम हो गया है ना, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये CH ऐसा रहेगा, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। इस CH को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पहले इसके लेफ्ट साइड पे डबल बॉन्ड था, अब इसके राइट साइड पे डबल बॉन्ड आ गया है। तो इसके बॉन्ड्स जितने थे उतने के उतने ही रहे, चार बॉन्ड्स थे, चार के चार बॉन्ड्स रहे, तो ये वाला CH एज इट इज रहेगा, इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, इस वाले पे CH2 पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्यों, क्योंकि इसने एक बॉन्ड लूज कर दिया। अब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, देखो इसने तीन ही बॉन्ड बना रखे हैं चार की जगह। फिर उसके बाद जो आपका ये C था, इस पे डबल बॉन्डेड O जो है वो सिंगल बॉन्डेड O हो जाएगा, ये H